हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कर्मशिला। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे मानव भूगोल प्रकृति व विषय क्षेत्र से, और इस चैप्टर से अपने एक वस्तुनिष्ठ जो कि हाफ नंबर का होगा, एक अति लघुतरात्मक जो कि 1 नंबर का होगा और एक लघुतरात्मक जो कि 1.5 नंबर का होगा। इसी क्रम में अपन आज क्वेश्चन देखते हैं अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक। जैसा कि आपको मालूम है कि अपने क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं मानव भूगोल के क्षेत्र या उनके उपक्षेत्र, मानव भूगोल के किस क्षेत्र में उनके कितने उपक्षेत्र है, ये क्वेश्चन बार बार आते हैं। जैसे सामाजिक भूगोल के कितने उपक्षेत्र हैं, ये बार बार क्वेश्चन आता है। तो अपन बात करते हैं कि सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्रों की। तो उसमें सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्रों में व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल और लिंग भूगोल आते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, इसमें सेकंड क्वेश्चन बनता है कि राजनीतिक भूगोल में कितने उपक्षेत्र आते हैं, कौन कौन से उपक्षेत्र हैं। तो राजनीतिक भूगोल में निर्वाचन का भूगोल और सैन्य भूगोल आता है। फिर थर्ड क्वेश्चन बनता है अपने आर्थिक भूगोल के किन्हीं 3 उपक्षेत्रों के नाम बताइए। तो इसमें संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल और पर्यटन भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल आ जाता है। ये तीनों क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें फर्स्ट चैप्टर की, तो समय अवधि और उपागम पूछे जाते हैं। तो आरंभिक उपनिवेश युग में कौन सा उपागम है? अन्वेषण और विवरण। कौन सा है साथियों? अन्वेषण और विवरण। दूसरा है उत्तर उपनिवेश युग में कौन सा उपागम है? प्रादेशिक विश्लेषण। तीसरा क्वेश्चन आता है अंतरयुद्ध अवधि के बीच 1930 का दशक में कौन सा उपागम है? तो अपना आ जाएगा आंसर क्षेत्रीय विभेदन। फिर अपन क्वेश्चन की बात करें 1950 से 1960 के दशक के अंत तक कौन सा उपागम स्थित है? तो स्थानिक संगठन। उसके बाद में 1970 के दशक में, इसे वेरी इंपॉर्टेंट कर ले, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 1970 के दशक में मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय हुआ। इसमें या तो एक पूछ लेगा कि आमूलवादी विचारधारा का उदय कब हुआ, 1970 के दशक में, या इस प्रकार भी क्वेश्चन दे सकता है 1970 के दशक में किन उपागमों का या किन विचारधाराओं का उदय हुआ। तो मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय हुआ। फिर अपन बात करें 1990 के दशक में, इसे भी वेरी इंपॉर्टेंट कर लें क्योंकि यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1990 का दशक है जो उत्तर आधुनिकवाद का दशक है, उत्तर आधुनिकवाद का उपागम है। तो अपन यहाँ से पूछा जा सकता है उत्तर आधुनिकवाद किस दशक में है? तो 1990 के दशक में, या 1990 का दशक में कौन सा उपागम है? तो उत्तर आधुनिकवाद आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट अपन बात करें, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रकृति का मानवीकरण किसे कहते हैं? प्रकृति का मानवीकरण देखिए, समझिए इसे। मानव द्वारा, किसके द्वारा? मानव द्वारा प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेना, यानी प्रकृति को मानव अपने अनुसार ढाल रहा है तो वो क्या कहलाएगा? मानवीकरण, यानी मानव सर्वे सर्वा हो जाएगा। इसमें प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेता है तो उसे क्या कहेंगे? प्रकृति का मानवीकरण कहेंगे। फिर अपन नेक्स्ट जस्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि मानव का प्राकृतिकरण किसे कहते हैं। देखिए जस्ट इसके अपोजिट, मानव का प्राकृतिकरण, मानव जब प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, यानी प्रकृति इसमें क्या हो गई? सर्वे सर्वा हो गई। प्रकृति सर्वे सर्वा हो गई, किसको ढलना पड़ा? मानव को ढलना पड़ा। और जस्ट अपन ऊपर की बात करें मानवीकरण, मानव द्वारा प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेना, यानी मानव सर्वे सर्वा हो गया और प्रकृति को अपने अनुसार ढाल रहा है। और प्राकृतिकरण में क्या है? हो गया मानव जब प्रकृति को अपने आप को ढाल लेता है, मानव जब प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, यानी प्रकृति क्या होगी? सर्वे सर्वा हो गई और मानव क्या हो गया? इसके अनुसार ढल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संभववाद को स्पष्ट कीजिए। संभववाद देखिए विडाल डीला ब्लास ने दिया था। प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव प्रौद्योगिकी की सहायता से इसका उपयोग करता है तथा धीरे धीरे प्रकृति का क्या हो जाता है? मानवीकरण हो जाता है। प्रकृति हमें क्या करती है? अवसर प्रदान करती है और मानव इसका क्या करता है? उपयोग करता है। मानव क्या करता है? इसका उपयोग करता है। तो यही क्या कहलाती है? संभववाद कहलाती है और संभववाद के प्रवर्तक है विडाल डीला ब्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें,
1970 के दशक में मानव भूगोल के किन विचारधाराओं का उदय हुआ? 1970 के दशक में उनके नाम लिखते हुए प्रमुख लक्षण भी बताइए। 1970 के दशक में अपन 3 विचारधाराएं अभी अपने शॉर्ट क्वेश्चन में देखी थी, तो 3 विचारधाराओं का उदय हुआ। फर्स्ट ले लेते हैं कल्याण परक या मानवतावादी विचारधारा। इसका संबंध लोगों के सामाजिक कल्याण से, इसका संबंध किससे? सामाजिक कल्याण से, लोगों के सामाजिक कल्याण से। और इसमें अनेक पक्ष बताए गए हैं, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया और आवास हो गया, यानी सभी का कल्याण हो, सामाजिक कल्याण हो। मानवतावादी विचारधारा या तो कल्याणपरक विचारधारा दे देगा या मानवतावादी विचारधारा दे देगा। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य व आवास आ जाएगा। फिर दूसरी विचारधारा है आमूलवादी, जिसे रेडिकल कहा गया। जिसे क्या कहा गया? रेडिकल कहा गया। इसका संबंध गरीबी के कारण, बंधन और सामाजिक असमानता से होता है। एक तो फर्स्ट गरीबी से होता है, दूसरा कौन सा होता है? बंधन से होता है, और तीसरा क्या होता है? सामाजिक असमानता से होता है। 3 याद कर लिए इसमें। और इसे मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया। इसमें किसके सिद्धांत का उपयोग किया गया? मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया। इसे भी इंपॉर्टेंट कर ले, बार बार पूछा जाता है किस सिद्धांत में मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया, तो किस विचारधारा में? आमूलवादी विचारधारा में। तीसरा क्वेश्चन आता है व्यवहारवादी विचारधारा। इसमें प्रत्यक्ष अनुभव से प्राप्त ज्ञान के साथ साथ मानव जाति, प्रजाति और धर्म पर आधारित सामाजिक वर्गों पर जोर दिया गया है। किन किन चीजों पर? मानवता, जाति पर, प्रजाति पर और धर्म पर आधारित सामाजिक वर्गों पर जोर दिया गया है। किसमें? व्यवहारवादी विचारधारा में। अपनी तीनों हो गई, कल्याणपरक, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधारा। कल्याणपरक में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास। आमूलवादी या रेडिकल में अपना क्या जाएगा? गरीबी, बंधन और सामाजिक असमानता। इसमें मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया है। और तीसरा आ जाएगा व्यवहारवादी विचारधारा। व्यवहारवादी विचारधारा में मानव जाति, प्रजाति और धर्म पर आधारित सामाजिक वर्गों पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, पृथ्वी के 2 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? पृथ्वी के 2 प्रमुख घटक हैं भौतिक घटक और जैविक घटक। अच्छे से याद कर ले इन्हें, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। कौन कौन से? भौतिक घटक और जैविक घटक। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल की विशेषताएं बताइए। एक अध्ययन के रूप में भूगोल समकालीनात्मक, आनुभविक और व्यवहारिक विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भूगोल की 2 प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है? 2 प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है? एक तो भौतिक भूगोल है और एक मानव भूगोल है। भौतिक भूगोल अपन 11वीं क्लास में पढ़ के आ चुके हैं और मानव भूगोल अपन 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, इसे इंपॉर्टेंट कर ले, बार बार यहां से क्वेश्चन आता है। यह न तो नितांत आवश्यकता की स्थिति है और न ही नितांत स्वतंत्रता की स्थिति है। इसका संबंध किस विचारधारा से? इस कथन का क्या अर्थ है? इसका संबंध नवनिश्चयवाद किसने दिया था? ग्रिफिथ टेलर ने दिया था और उसे रुको और जाओ भी कहा गया। इस कथन का अर्थ है कि प्रकृति के नियमों का पालन करके, किसका पालन करके? प्रकृति के नियमों का पालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यानी प्रकृति के नियमों को पालन करके हम किसका पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये विचारधारा कौन सी है? नवनिश्चयवाद विचारधारा है, जो कि ग्रिफिथ टेलर ने दी थी। फिर अपन बात करें मानव भूगोल की परिभाषाएं। इसमें से लगभग क्वेश्चन आता है, बार बार पूछा जाता है। या तो रेड जेल, कुमारी सैंपल और विडाल डिला ब्लास की परिभाषाएं पूछी जाती है। फर्स्ट, रेड जेल। निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? अपने रेड जेल है। और इन्होंने परिभाषाएं दी कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। देखिए, इसमें 2 टर्म याद करने हैं, एक तो समाज और एक धरातल। कि जब भी परिभाषा में अपन को मिले समाज और धरातल, तो वो किसकी परिभाषा है? रेड जेल की परिभाषा है। तो मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, तो किसकी परिभाषा है? रेड जेल की परिभाषा है। पूरी परिभाषा भी याद करनी है। और यदि अपन को कोई ऐसे क्वेश्चन मिलता है कि पूरी परिभाषा दे दी जाती है और नीचे अपने क्या पूछ लिए जाते हैं? नाम दे दिए जाते हैं, तो 2 अच्छे से याद कर रहे हैं, 2 शब्द अच्छे से याद कर ले, समाज और धरातल। तो ये किसकी परिभाषा में आते हैं? रेड जेल की परिभाषा में आते हैं। नेक्स्ट है एलन सी सैंपल। तो मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, इसमें फर्स्ट शब्द याद करें अस्थिर पृथ्वी, दूसरा शब्द याद करें क्रियाशील मानव। अस्थिर पृथ्वी व क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। 2 शब्द याद करें, अस्थिर पृथ्वी व क्रियाशील मानव। ये दोनों शब्द जहां भी आएंगे वो किसकी परिभाषा होगी? सैंपल की परिभाषा होगी। नेक्स्ट अपन बात करें विडाल डिला ब्लास। किसकी बात करें? विडाल डिला ब्लास की बात करें। विडाल डिला ब्लास हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक
नियमों। कौन सा शब्द याद करें? भौतिक नियमों तथा इन पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना। जीवों के मध्य संबंध, दूसरा शब्द याद करें, जीवों के मध्य संबंध से अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना किसकी परिभाषा में आती है? विडाल डिला ब्लास की आती है। देखिए यहाँ पर समाज और धरातल जहाँ पर परिभाषा में आ जाता है वो किसकी परिभाषा है? रेड जेल की परिभाषा है। अस्थिर पृथ्वी व क्रियाशील मानव जहाँ पर आएगा वो कुमारी सैंपल की परिभाषा है। उसके बाद में भौतिक नियम तथा जीवों के मध्य संबंध जहाँ पर परिभाषाओं में आ जाता है वो किसकी परिभाषा है? विडाल डिला ब्लास की परिभाषा है। तो इन क्वेश्चनों को अपन सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर लिया है और लगभग मोस्टली यहाँ से अपने ये चैप्टर को कवर कर लिया है। थैंक यू वेरी मच।